हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच रूल, भारत पर उनके आगमन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डच जो थे भारत में क्यों आए थे, तो व्यापारिक ज़रूरतों की वजह से आए थे। और सबसे पहला जो डच था वो कौन था, कॉर्नलिस डी हॉटमैन था। वो पहला डच था जो सुमात्रा और बैंटम इलाके में 1596 में आया था। तो ये सुमात्रा और बैंटम इलाके कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। तो इस इलाकों में आया था। 1605 में डच लोगों ने भारत का सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला। तो मसूलीपट्टनम नाम से आंध्र प्रदेश में उन्होंने पहला कारखाना खोला। उन्होंने बहुत सारे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए भारत में, और पुर्तगाली लोगों ने उनके लिए विरोध किया। तो उनके लिए, पुर्तगाली लोगों के लिए वो समस्या बन गए थे बहुत बड़ी। उन्होंने नागापट्टनम इलाके को कब्जा किया, जो कि मद्रास चेन्नई में पुर्तगाली इलाका था। तो एक इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया, नागापट्टनम। वो कहाँ पे था, तो मद्रास में था। और ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली इलाका था, जो पुर्तगाली पहले से आके वहाँ पे अपने जो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया। डच लोगों ने कारखाना बनाया कोरमंडल कोस्ट में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और बिहार में। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर ली थी अपने कारखाने बनाने के ऊपर। फिर उसके बाद इंग्लिश एंड डच राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या होता है, जब आप एक ही चीज़ के लिए दोनों लड़ रहे हों तो उसको राइवलरी कहते हैं कि किसको वो चीज़ मिलेगी। तो इंग्लिश और डच के बीच में वो राइवलरी चल रही थी। ब्रिटिश क्या थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे ईस्ट में। तो ईस्ट जब भी हम बात करते हैं तो इंडियन और इंडोनेशिया, चाइना, ये सब जगह जो होते हैं ईस्ट में आते हैं। तो ब्रिटिश उस टाइम बहुत शक्तिशाली थे ईस्ट में, और इसलिए वो बहुत खतरनाक चुनौती दे रहे थे डच कंपनी को। तो डच कंपनी को वो बहुत ही ज़्यादा चुनौती दे रहे थे। डच कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से यह खूनी लड़ाई में बदल गया। और इंडोनेशिया में क्या हुआ, 10 ब्रिटिश और 9 जापानी जो थे उनको मार दिया गया 1623 में। तो 10 ब्रिटिश और 9 जापानी, इनको मार दिया गया किसके द्वारा, डच के द्वारा। 1623 से 1667 इस बीच में दोनों देशों में युद्ध होता रहा। और बाद में संधि का मतलब होता है ट्रीटी, कर यह फैसला लिया गया कि ब्रिटिश भारत में राज करेंगे और डच इंडोनेशिया में। तो डच इंडोनेशिया में करेंगे, क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में क्या था, मसाले, काली मिर्च जो थी वो डच को चाहिए थी। तो डच ने बोला कि हम इंडोनेशिया में राज करेंगे, और भारत में कौन राज करेगा, ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर ने इस तरीके से भारत से किसको हटा दिया, डच को हटा दिया। फिर उसके बाद करते हैं इंग्लिश की। तो दिसंबर 31, 1600 में कुछ व्यापारियों ने एक समूह बनाया। समूह का नाम तो आपको पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको व्यापार करने का अधिकार दिया। 15 साल का अकेला व्यापार, अकेले व्यापार को बोलते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली करने का अधिकार दिया, जो कि 1609 में अनिश्चित काल के लिए बनाया। तो अनिश्चित काल के लिए 1609 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के कोर्ट में जाता है अप्रैल 1609 में, और कारखाने बनाने की उम्मीद उसकी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि पुर्तगालियों ने विरोध किया होता है मुग़ल दरबार में। उस समय पर पुर्तगालियाँ बहुत अच्छी तरह से मुग़ल दरबार में स्थापित होते हैं। 1611 में इंग्लिश व्यापारियों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू कर दिया। मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू कर दिया। और 1612 में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के सागर में हरा दिया। व्यापारिक संबंध होने की वजह से इंग्लिश ने फैक्ट्रीज बनाई आगरा में, अहमदाबाद में और बरोच में। तो ये इलाके थे जहाँ पे इन्होंने क्या करा, अपने कारखाने स्थापित कर दिए। और अपने कारखाने स्थापित करने के बाद इंग्लिश कंपनी की शुरुआत बहुत ख़राब रही थी। सबसे पहले पुर्तगालियों से मुकाबला, उसके बाद डच लोगों से मुकाबला, लेकिन बदलते हालात ने उनका साथ दिया। बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया। किसने गिफ्ट किया था, किंग ऑफ पोर्टुगल। किंग ऑफ पोर्टुगल ने दहेज के तौर पर किंग चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे दे दिया था। उन्होंने, क्योंकि किंग चार्ल्स सेकंड ने शादी की थी प्रिंसेस कैथरीन से 1662 में। बॉम्बे को 10 पाउंड किराए पर ब्रिटेन सरकार ने किसको दिया, इंग्लिश ईस्ट कंपनी को दिया 1668 में,
चलाने के लिए। डच के साथ भी एक संधि हुई थी जिसमें डच भी मान गए थे ब्रिटिश और भारत में दखल देने से। और वो क्या संधि थी? वो संधि थी कि डच जो होंगे वो इंडोनेशिया में अपना राज करेंगे, और इस तरह दोनों दुश्मन हार गए। 1632 में गोल्डन फरमान जारी किया गया। गोल्डन फरमान किसने जारी किया? तो गोलकोंडा के सुल्तान ने जारी किया, जिसमें 500 पगोड़ा करेंसी होती थी, साल भर में देना होगा गोलकोंडा के बंदरगाह को यूज करने के लिए। ऐसे ही चंद्रगिरी में एक फैक्ट्री बनाने दिया गया जो कि किलाबंद होगा मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया उसको। बंगाल में मजबूती की बात करी जाए तो देश का सबसे बड़ा राज्य जो था वो था बंगाल। बंगाल में राजनीतिक व व्यावसायिक मजबूती पाना ब्रिटिश व्यापारियों का सपना था। शाह शुजा जो कि सूबेदार गवर्नर थे बंगाल के 1651 में, उन्होंने इजाज़त दे दी इंग्लिश कंपनी को व्यापार करने की 3000 रुपये में। फैक्ट्री चालू तो हो गई लेकिन ब्रिटिश को पैसा देना पड़ता था। किस बात का? टोल्स, जो नाके पर लोग होते थे, ऑफिसर्स होते थे, तो वो उन्हें पसंद नहीं आया। अगस्त 1682 में ब्रिटिशर्स ने दोबारा अपील की इस पर कि विचार विमर्श करने की गवर्नर को, जो उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? शाइस्ता खान थे मुग़ल की, लेकिन उनका अपील जो थी खारिज कर दी गई। इस वजह से मुग़ल ने हुगली वाला कारखाना जो था बंद कर दिया, जिससे गुस्सा होकर ब्रिटिशर्स ने भी मुग़ल किलों को कब्जा कर लिया। तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। इसके बाद बातचीत होती रही, लेकिन जिसने बातचीत करवाई उसका नाम क्या था? जॉब चारनॉक। इसने बात करी ब्रिटिशर्स की तरफ से मुग़ल के साथ और इजाज़त दे दी गई ब्रिटिशर्स को दोबारा व्यापार करने की बंगाल में 3000 रुपये में। उसके बाद बात करते हैं फारूक शियार के फरमान की। तो 1715 में जॉन सरमन नाम से एक व्यक्ति था जो मुग़ल बादशाह फारूक शियार के कोर्ट में गया, और फारूक शियार ने 3 फेमस फरमान सुनाए जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में फ़ायदा हुआ। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? तो बंगाल में कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा सिवाय साल भर के 3000 रुपये फीस के। इससे पहले क्या हो रहा था? जो कस्टम ऑफिसर्स थे, टोल्स थे, नाके थे, वहाँ पर पैसे देने पड़ रहे थे, अब नहीं देने पड़ेंगे। कंपनी को दस्तक नाम का पास दिया गया। उससे क्या होता था कि वो आसानी से सामान बेच सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। कंपनी को कलकत्ता में और ज़मीन किराए में लेने की छूट मिली। तो कलकत्ता में और ज़मीन लेने की छूट मिल गई उनको। सूरत में 10,000 रुपये की फ़ीस दी गई, जिसके बदले में व्यापार में खुली छूट मिली ब्रिटिशर्स को। इससे ब्रिटिशर्स बहुत फ़ायदे में आ गए, लेकिन उन्हें फ्रेंच लोगों को भगाना था पूरी फ़ायदा लेने के लिए। 2 कंपनियों का मिलन। अब ब्रिटिशर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो गई जब विक्स नाम की कंपनी ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही भारत से पूरा फ़ायदा उठा रही है, और उन्होंने भेजा विलियम नॉरिस को, जो कि औरंगजेब की कोर्ट में गया 1701 से 1702 में। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने और संसद ने प्रेशर बनाया हुआ था नई कंपनी पर। इसके फलस्वरूप 1708 में दोनों कंपनी मर्ज हो गई, मिल गई और उनका नाम क्या बना? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। तो ये इनका नाम बना। इसके बाद करते हैं द फ्रेंच की बात। तो फ्रेंच लोग आखिरी यूरोपियन लोग थे भारत आने वाले। तो आखिरी लोग थे, 50 साल का काम दिया गया। तो उनको 50 साल का काम किसने दिया गया? तो उसको दिया गया उनकी सरकार ने। द कंपेन डी इंडियस ओरिएंटलिस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था उनका। 1667 में फ्रेंकोइस कैरोन भारत में खोज करने आया व्यापार का। 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रेंच फैक्ट्री पहली बार खोली गई जब गोलकोंडा के सुल्तान ने उन्हें इजाज़त दिया। 1673 में फ्रेंच लोगों ने शाइस्ता खान से परमिशन लिया, जो कि मुग़ल सूबेदार था बंगाल का, चंदरनगर में फैक्ट्री और टाउन बनाने के। तो टाउनशिप खोला गया चंदरनगर में। फिर पौंडीचेरी क्या था? पौंडीचेरी नस बन गया फ्रांस की ताकत का। तो नर्व थी फ्रांस की पौंडीचेरी। 1673 में फ्रेंच लोगों द्वारा शेर खान लोधी से, जो कि गवर्नर था वलीकोंडपुरम का, उसने परमिशन दिया फ्रेंकोइस मार्टिन को, जो कि डायरेक्टर था मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का। 1674 में पौंडीचेरी का चार्ज किसने लिया?
फ्रैंकोइस मार्टिन ने डेवलप कर दिया उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देश का। तो हमारे देश का जो भारत का पौंडीचेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया, बहुत ही डेवलप्ड। भारत में फ्रेंच कंपनी की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई जब युद्ध हुआ डच से और फ्रेंच के बीच में। डच ने 1693 में पौंडीचेरी को कब्जा कर लिया, लेकिन सितंबर 1697 में ट्रीटी ऑफ राइसविक हुई। इसकी वजह से फ्रेंच को पौंडीचेरी उनका वापस मिल गया। फिर हुआ एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक युद्ध। ये बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि उनको भारत पर अधिकार बनाना था। तो पहला जो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर हुआ वो हुआ था 1740 से 48 में। ये ख़त्म हुआ 48 में, 1748 में। ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम बना एक्स ला चैपेल, जिसमें मद्रास को वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया गया और फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका में उनका राज्य मिल गया। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ 1749 से 1754 में। फ्रेंच ने संधि की क्योंकि वो बहुत पैसे हार गए थे। गोदेयू नाम से गवर्नर जनरल जो था उसने उसको रिप्लेस कर दिया, अपना पुराना गवर्नर जनरल को, और संधि की ब्रिटिशर्स के साथ और स्थानीय राजाओं के बीच में हस्तक्षेप नहीं करने की, और दोनों को अपना राज्य मिलेगा जो संधि के समय उनके पास था। ऐसी उन्होंने ट्रीटी साइन की। फिर हुआ थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 1763 के बीच में हुआ। फ्रांस की बुरी तरह हार हुई और वह भी भारत में कुछ हिस्सों में समट के रह गई। इंग्लिश महाशक्ति बनकर उभरा भारत की। डच जो थे 1759 में बैटल ऑफ बिदारा हुआ था। बैटल ऑफ बिदारा में जो डच थे वो पूरी तरह हार गए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। वो निर्णायक युद्ध कहा जाता है भारत में ब्रिटिशर्स की हुकूमत का। तो आगे जाके हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इनके बारे में। ये इतना निर्णायक युद्ध क्यों थे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।